दादी, आपकी दवाई। राघव गायत्री की तरफ दवा बढ़ाते हुए बोला। आप हमारी इतनी फिक्र मत करिए राघव। हम सच में ठीक हैं और हमारा ख्याल रखने के लिए यहाँ बहुत सारे नौकर हैं। हमारे चक्कर में आप 3 दिन से ऑफिस भी नहीं गए। आपकी तबीयत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है दादी। और ऑफिस के काम की आप फिक्र मत कीजिए। घर बैठे ही ऑफिस का सारा काम मैं देख रहा हूँ। इसलिए हम आपसे बोलते थे, आप शादी कर लीजिए। हमारा ख्याल रखने के लिए घर में बहू आ जाएगी। दादी, आज सैम की सगाई है और सुबह से उसका बहुत बार फोन आ चुका है, तो मैं थोड़ी देर के लिए वहां जा रहा हूँ। अगर आप जाना चाहें तो मैं आपको भी लेकर चलता हूँ। राघव शादी का टॉपिक बदलते हुए बोला। नहीं राघव, हम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। आप ही जाइए और हमारी तरफ से सिया को उनकी सगाई की मुबारकबाद दे दीजिएगा। ठीक है दादी, आपका ख्याल रखने के लिए यहाँ आरव होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो आप हमें फ़ोन करके बताएंगी। मैं फ़ौरन ही वापस आ जाऊँगा। अभी हम सोना चाहते हैं। आप हमें हमारे रूम में छोड़ दें और आरव को भी अपने साथ लेकर जाइए। 3 दिन से आरव भी हमारी वजह से बहुत परेशान है। लेकिन दादी, आप घर में अकेली रह जाएंगी। हम दोनों में से कोई एक तो आपके पास रहेगा ही। हमारे पास मीना है, वो हमारा ख्याल रख लेगी। आप दोनों जाइए। ठीक है दादी, मैं मीना से बोल दूंगा। जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक मीना आपके पास ही रहेगी। इतना बोलकर राघव गायत्री देवी को उनके रूम में लेकर चला आया। राघव और आरव तैयार होकर सैम के घर के लिए निकल चुके थे। उनकी गाड़ी के साथ 2 गाड़ियां आगे पीछे चल रही थीं। राघव विंडो से बाहर देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और घुटन महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में सिया की उंगली में किसी और के नाम की अंगूठी होगी, यह बात राघव को परेशान कर रही थी। राघव यही सब सोच रहा था, तभी गाड़ी सैम के घर के बाहर रुकी। दूसरी गाड़ी से एक गार्ड निकल कर आया और राघव की तरफ का दरवाजा खोल दिया। राघव गाड़ी से बाहर आया और अपने कोट का खुला बटन बंद करते हुए आगे बढ़ गया और आरव भी उसके साथ आगे बढ़ गया। सैम मेहमानों के साथ खड़ा बातें कर रहा था। तभी उसकी नज़र राघव और आरव पर पड़ी। उन्हें आता देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक्सक्यूज मी, सैम ने इतना बोला और वहां से हटकर राघव और आरव के पास आया और बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम यहाँ आओगे। तुम्हारे आने से मेरी सगाई में 4 चांद लग गए। वेलकम मेरे यार। इतना बोलकर सैम राघव के गले लग गया। बहुत बहुत मुबारक हो राघव, सैम की पीठ थपथपाते हुए बोला। थैंक यू सो मच यार। मुबारक हो सैम भाई, आरव ने भी चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला और सैम के गले लग गया। थैंक यू छोटे। अब यहीं खड़े रहेंगे या अंदर भी चलोगे? मॉम डैड से भी मिल लो। ठीक है चल, आंटी और अंकल के पास लेकर चल। राघव चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला। सब मेहमान आ चुके थे। अभी तक कोई अगर आया नहीं था तो वो सिया और उसकी फैमिली थी। सैम बहुत ही बेचैनी से सिया के आने का इंतजार कर रहा था और बार बार हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देख रहा था। और फिर कुछ ही सेकंड में सैम का इंतजार खत्म हो गया। सिया पिंक कलर का लहंगा पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपनी फैमिली के साथ वहां पहुंच चुकी थी। राघव की नज़र जैसे ही सिया पर पड़ी, एक बार फिर वह अपनी पलकें झपकाना भूल गया और एकटक सिया को देखने लगा। सिया की नज़र जैसे ही सैम पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसी वक्त उसकी नज़र सैम के बराबर साइड में खड़े राघव पर पड़ी। उसे देखकर सिया के होठों की मुस्कान सिमट गई और चेहरा गंभीर हो गया। राघव जो उसे ही देख रहा था, उसके दांत गुस्से से भिज गए और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। सैम मुस्कुराते हुए सिया के पास आया और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे मुस्कुराते हुए सिया ने थाम लिया। सैम के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई और वह सिया को स्टेज पर लेकर आ गया और वहां पड़े काउच पर लाकर उसे बैठा दिया। राघव की नज़र रह रहकर सिया पर जा रही थी। खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। सैम उसके बगल में बैठा उससे बातें कर रहा था, जिसका वह मुस्कुराते हुए जवाब दे रही थी। राघव की नज़र सिया पर थी और आरव की नज़र अपने भाई पर। राघव को सिया को ऐसे देखता देख आरव के दिल में एक हुक सी उठ रही थी। कहाँ उसने सोचा था सिया को अपनी भाभी बनाएगा और कहाँ सिया किसी और की होने जा रही थी, जिसमें वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सिया खुद सैम को पसंद करती थी। कुछ देर के लिए सिया को कुछ लड़कियां अंदर गेस्ट रूम में लेकर चली गईं। सगाई की रस्म होने से पहले
और अच्छे से उसे तैयार कर सके। सैम राघव के पास आ गया और उससे बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद राघव अंदर बाथरूम में गया और वहां से आते वक्त गेस्ट के दरवाजे पर उसके कदम रुक गए। राघव ने अंदर झांक कर देखा, सिया अकेले बैठी थी और अपने हाथ में पहनी चूड़ियों के साथ खेल रही थी। उसे ऐसा करता देख राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसके कदम अंदर बढ़ गए। कदमों की आहट आने पर सिया ने गर्दन घुमाकर देखा। राघव को वहां खड़ा देखकर वह खड़ी हो गई और अपना लहंगा संभालते हुए सिया उसके पास आई और राघव की आंखों में देखकर बोली, खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझ जैसी मामूली सी लड़की की सगाई में आएंगे। मैं तुम्हारी तरफ से नहीं, बल्कि अपने दोस्त सैम की तरफ से आया हूँ। और तुम कितनी मामूली लड़की हो, यह मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जान चुका हूँ। राघव भी सिया की आंखों में देखकर बोला और वहां से जाने लगा। उसने 2-3 ही कदम बढ़ाए थे, तभी किसी चीज के गिरने की आवाज आई। राघव के कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। सिया नीचे बैठी कांच के टुकड़े उठा रही थी। राघव ने उसे देखा और फिर से जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया और सिया के सामने वहीं नीचे बैठकर कांच के टुकड़े उठाने लगा। सिया ने राघव की तरफ देखा और उसे देखते हुए ही नीचे बिखरा कांच उठाने लगी। आ सिया के मुंह से एक दर्द भरी आह निकली, जिसे सुनकर राघव ने उसकी तरफ देखा। सिया की आंखों में आंसू देखकर राघव का दिल तड़प उठा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? राघव सिया के पास आकर उसके चेहरे पर नजर जमाकर बोला। सिया ने रोते हुए राघव के सामने अपना हाथ किया तो वह भी चौंक गया। क्या जरूरत थी कांच को हाथ लगाने की? मैं उठा रहा था ना, कट गया ना हाथ? वह सिया का हाथ पकड़े हुए बोला और उसे बेड पर बैठाकर फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगा। तुम भी पागल हो, खाम का अपना हाथ काट लिया। जब मैं कर रहा था फिर भी तुम्हें 30 मार का बनने की क्या जरूरत थी? राघव गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोला और सिया के हाथ पर पट्टी करने लगा। सिया रोना भूलकर राघव को देख रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब राघव ने उसकी फिक्र की थी और उसे अच्छा लग रहा था। हो गई पट्टी, अब से ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। राघव ने फर्स्ट एड बॉक्स बंद करते हुए बोला और उसकी जगह पर रख दिया। सगाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह सिया पर गहरी नजर डालते हुए बोला। थैंक यू। दादी आ नहीं सकी, इसलिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है। राघव ने अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालते हुए बताया और सिया की तरफ बढ़ा दिया। अगर दादी अपने हाथों से एक गिफ्ट देती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तुम भी जानती हो दादी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने भेजा है। रख लो, दादी को अच्छा लगेगा। राघव के इतना बोलते ही सिया ने आगे बढ़कर राघव के हाथ से बॉक्स ले लिया और देखने लगी। दादी को मेरी तरफ से थैंक यू। सिया ने बोलते हुए नजर उठाई तो वह हैरान रह गई। ये अचानक से कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। अजीब इंसान है, मेरे थैंक यू बोलने से पहले ही चले गए। कोई नहीं, बाद में थैंक यू बोल दूंगी। खुद से इतना बोलकर सिया बॉक्स खोलकर देखने लगी। दरवाजे के बाहर एक तरफ खड़े राघव ने मुस्कुराकर सिया की तरफ देखा और वहां से चला गया। सिया हाथ में बॉक्स लिए खड़ी देख रही थी। जैसे उसने बॉक्स खोला, सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी कुछ लड़कियां उसे बाहर ले जाने के लिए आ गईं। उसने बॉक्स बंद करके वहीं टेबल पर रख दिया और बाहर आ गई। सिया के बाहर आते ही उसके ऊपर फूलों की बारिश होने शुरू हो गई, जिससे सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने चेहरा उठाकर ऊपर देखा और धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा दिए। सैम सिया के पास आया और उसे लेकर स्टेज पर आया। सब लोगों की नज़र उन दोनों पर थी। लोगों की भीड़ में खड़ा राघव भी एकटक सिया को ही देख रहा था। अब सगाई की रस्म कर लेते हैं। सुनीता स्टेज पर आई और अंगूठी की थाल सैम की तरफ बढ़ा दी। मॉम, अभी नहीं, पहले सिया और मैं एक डांस परफॉर्मेंस देंगे, उसके बाद सगाई की रस्म करेंगे। ठीक है बेटा, सुनीता मुस्कुराते हुए बोली और एक तरफ हट गई। डांस प्लीज, वह मुस्कुराते हुए बोला और सिया की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, जिसे सिया ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। सिया को लेकर सैम स्टेज के बीचों बीच आया और चुटकी बजाई। उसी के साथ सॉन्ग प्ले हुआ। सॉन्ग जैसे ही प्ले हुआ, सैम ने आगे बढ़कर सिया की कमर में अपना हाथ डाला और उसे खुद के करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। सिया ने अपना एक हाथ सैम के कंधे पर रखा और दूसरा हाथ उसके हाथ में देकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर डांस करने लगी। राघव खड़ा सिया के साथ डांस करते हुए
खुद को इमेजिन करने लगा। अचानक से सारी लाइट ऑफ हो गई और एक लाइट राघव और सिया पर पड़ी। राघव ने सिया की कमर में हाथ डाला और झटके से उसे खुद के करीब कर लिया। सिया ने अपने आसपास नजर घुमाकर देखा तो वहां कोई नहीं था और वह भी चेहरे पर मुस्कान लाकर डांस में राघव का साथ देने लगी। सॉन्ग के बोल के साथ ही राघव ने सिया को ऊपर उठा और गोल गोल घुमाने लगा। सिया ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ फैला दिए। राघव सिया की आंखों में देखते हुए उसे गोल गोल घुमाने लगा। सॉन्ग खत्म हुआ। इसी के साथ सिया राघव की बाहों में आकर उसके सीने से लग गई। तभी तालियों की आवाज गूंजी और राघव ने अपने आसपास देखा तो चौंक गया। सब लोग सैम और सिया के डांस की तारीफ कर रहे थे और वो दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। डांस तो हो गया, अब सगाई की रस्म कर लेते हैं, सुनीता खुश होते हुए बोली। सैम सिया को स्टेज के बीचों बीच लेकर आया। सुनीता और जानकी भी वहीं मौजूद थी। ये लो सिया बेटा, सैम को अंगूठी पहनाओ। सिया ने सैम की तरफ देखा और जानकी के हाथ से रिंग लेकर सैम को पहना दी। चारों ओर तालियों की गूंज और उन दोनों के ऊपर फिर से फूलों की बारिश होने लगी। आरव एक तरफ खड़ा वीडियो कॉल पर गायत्री को वहां की सारी अपडेट दिखा रहा था। सैम की उंगली में जैसे ही सिया ने रिंग पहनाई, गायत्री देवी की आंखों में नमी जमा हो गई। वहीं दूसरी तरफ राघव खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिल में भी एक फूंक सी उठी और दिल बेचैन होने लगा। राघव को उस माहौल में घुटन होने लगी। उसने एक नजर सिया पर डाली और वहां से बाहर निकल आया। सैम, अब तुम सिया को रिंग पहनाओ बेटा, सुनीता सैम को रिंग देते हुए बोली। सिया बेटा, अपना हाथ आगे करो, सुनीता ने मुस्कुराकर कहा तो सिया ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सिया ने जैसे ही अपना हाथ आगे किया, सुनीता और जानकी चौंक गईं। सिया, ये क्या हुआ? हाथ में यह पट्टी कैसी? जानकी ने परेशान होकर सिया की हाथ की तरफ देखकर पूछा। वो माँ, हाथ में टूटा हुआ गिलास लग गया था, सिया अटकते हुए बोली। अब सगाई की रस्म कैसे होगी? जानकी सुनीता और सैम की तरफ देखकर धीरे से बोली। कोई बात नहीं बहन जी, लेफ्ट हाथ में ही तो चोट लगी है, राइट हाथ की उंगली में रिंग पहनाई जा सकती है। लेकिन बहन जी, सगाई की रस्म तो लेफ्ट हाथ की उंगली में रिंग पहनाने के बाद ही पूरी होती है। दिल से दिल जुड़े होने चाहिए आंटी। उसके बाद सगाई की रिंग चाहे कोई सी भी उंगली में पहन ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैम चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला और सिया का राइट हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी उंगली में रिंग पहना दी। सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और एक बार फिर तालियों का शोर गूंजा। सिया और सैम एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। राघव बाहर गाड़ी के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था और अपने अंदर की बेचैनी को सिगरेट के धुएं से कम कर रहा था। भाई, आप यहाँ हैं और मैं आपको अंदर देख रहा था। सैम भाई आपको बुला रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए। तू जाकर सैम और उस लड़की के साथ फोटो खिंचवा ले, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। राघव ने हाथ में ली सिगरेट नीचे फेंकी और पॉकेट से मोबाइल फोन निकाल लिया। ठीक है भाई, फोटो ना सही लेकिन चलकर खाना तो खा लीजिए, फिर घर चलते हैं। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। भाई, आपने सिगरेट पी है? राघव के मुंह से सिगरेट की स्मेल सूंघते हुए आरव बोला। तू अंदर जा, मैं अभी आता हूँ, वह नजर चुराते हुए बोला और फोन कान से लगाते हुए आगे बढ़ गया। भाई को अचानक से क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक थे, आरव मन ही मन बोला और अंदर बढ़ गया। थोड़ी देर पहले तक तो तेरे हाथ में कोई चोट नहीं थी सिया, फिर ये अचानक से कैसे चोट लग गई? जानकी सिया के पास बैठते हुए धीरे से बोली। माँ, बताया तो था, पानी पी रही थी, गिलास हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और उसे उठाते हुए हाथ में कांच लग गया। मेरी कोई गलती नहीं है, अनजाने में हुआ जो भी हुआ। बेटा, ध्यान रखना चाहिए था ना, देख कर कांच उठाती, देखा कितना लग गया है। माँ, ज़्यादा भी नहीं लगा है, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो और एंजॉय कीजिए, सिया मुस्कुराते हुए बोली। जानकी ने सिया के सर पर हाथ रखा और वहां से उठकर चली गई। अपने हाथ पर पट्टी बंधी देखकर सिया की आंखों के आगे राघव का चेहरा घूम गया और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ जी मैडम, क्या हाल है? तभी सैम उसके बराबर बैठते हुए बोला। सिया राघव के ख्याल से बाहर आई और बोली, मेरे हाल ठीक हैं, आप बताइए, आपके हाल कैसे हैं? आपके सामने बैठा हूँ, देख लीजिए, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपके हाल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं ठीक हूँ सैम, सिया चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली।
राघव जो अभी अंदर आ ही रहा था, उन दोनों को मुस्कुराता देख उसके कदम वहीं रुक गए। राघव ने अंदर से खुद को मजबूत किया और चेहरे पर मुस्कान लाकर आगे बढ़ गया। सगाई मुबारक हो मेरे यार। वह चेहरे पर मुस्कान लेकर सैम के पास आते हुए बोला। थैंक यू राघव। कहाँ चला गया था? कब से तुझे ढूंढ रहा था मैं। सैम राघव के गले लगते हुए बोला। एक जरूरी फोन कॉल आ गई थी, उसे ही अटेंड करने बाहर चला गया था। मुबारक हो सिया। थैंक यू। सिया चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर बोली। मैं और आरब घर जा रहे हैं, दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कल मैं तुमसे आकर मिल लूंगा, लेकिन अभी रुकने के लिए मत बोलना, क्योंकि तुझे भी पता है दादी की कंडीशन का। ठीक है चले जाना, लेकिन खाना खाने के बाद। और अब मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। खाना खाए बिना राघव और आरब को मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। सुनीता मुस्कुराते हुए वहां आकर बोली। आप टेंशन मत कीजिए आंटी, हम खाना खाकर ही जाएंगे। और वैसे भी मुझे तो बहुत भूख लगी है। भाई का पता नहीं। आरब राघव के कंधे पर हाथ रखकर बोला। माँ जी की तबीयत कैसी है? अब सगाई की तैयारियों में मैं उनसे मिलने ही नहीं जा पाई। अब पहले से ठीक है दादी, और आपको बहुत याद कर रही थी। कल आऊंगी मैं मिलने माँ जी से। अब तो सगाई भी हो गई है। जी आंटी। अब तुम सब लोग चलो, खाना लग गया है। आप चलिए मॉम, हम अभी आते हैं। ठीक है जल्दी आना। सुनीता मुस्कुराते हुए बोली और वहां से चली गई। और फिर ऑलमोस्ट सगाई का फंक्शन खत्म हुआ। राघव और आरब पहले ही खाना खाकर जा चुके थे, और बाकी के गेस्ट भी एक एक करके जाने लगे थे। ज़्यादा रात होने की वजह से सिया और उसकी फैमिली को घर छोड़ने सैम आ गया था। ड्राइवर के साथ जानकी जी और अतुल एक गाड़ी में घर के लिए निकल गए, और सैम के साथ सिया अलग गाड़ी में थे, जिसे सैम खुद ड्राइव कर रहा था। और सिया उसके बराबर वाली पैसेंजर सीट पर बैठी गाड़ी से बाहर देख रही थी। क्या हुआ सिया, तुम इतनी चुप क्यों हो? सैम सामने देखकर बोला। सिया ने गर्दन घुमाकर सैम की तरफ देखा और चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली। कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। सुबह से आराम नहीं किया है ना। तुम खुश तो हो ना सिया, हमारी सगाई से? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सैम? सिया उसके चेहरे पर नजर जमाकर बोली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। एक पल के लिए तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे तुम हमारी सगाई से खुश नहीं हो। अगर मैं इस सगाई से खुश ना होती तो आपसे सगाई करती ही क्यों? उसी वक्त मना कर देती। थकन की वजह से आपको मेरा चेहरा देखकर लगा होगा। मैं भी आपको पसंद करती हूँ। सिया सैम के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली। बस पसंद करती हो और प्यार नहीं करती? सैम के इतना बोलते ही सिया के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो एकदम से कहीं गायब हो गई, और वह सैम की तरफ देखने लगी। बोलो, प्यार नहीं करती ना? सैम ने एक बार फिर उसकी तरफ देखकर पूछा, लेकिन सिया अभी भी चुप रही। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था वह क्या बोले। मुझे पता है तुम मुझसे अभी प्यार नहीं करती, बस लाइक करती हो हमें। हमें मिले दिन ही कितने हुए, और एकदम से बात हमारी शादी तक पहुंच गई। लेकिन मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हें खुद से प्यार करवा कर रहूंगा। अब नहीं तो शादी के बाद। इसलिए अपने दिल के दरवाजे खोल कर रखना मिस सिया शर्मा, क्योंकि सैम रनावत आपके दिल पर कभी भी दस्तक दे सकता है। वह मुस्कुराते हुए बोला। सिया सैम की बात पर बस मुस्कुराकर रह गई, लेकिन आंखों के आगे राघव का चेहरा घूम गया। सैम ने सिया की उंगली में अपनी उंगलियां उलझाई और सिया की हथेली चूम ली। सैम के होठों ने जैसे ही सिया की हथेली को छुआ, वह फौरन ही अपनी सोच से बाहर आई और सैम के हाथ से अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्या हुआ? सैम ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछा। कुछ नहीं, वह नजरें चुराते हुए बोली। सगाई हो गई है हमारी। शादी जब तुम चाहोगी तब होगी, इसलिए जितना भी वक्त तुम लेना चाहती हो ले सकती हो। सिया ने सैम की तरफ देखा और फिर से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद सैम ने गाड़ी सिया के घर के बाहर रोकी। वह फौरन ही गाड़ी से बाहर आ गई। अगर कल तुम फ्री हो तो क्या हम लंच के लिए बाहर चल सकते हैं? सैम गाड़ी की विंडो से बाहर झांक कर बोला। कल दादी से मिलने उनके घर जाना है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। 3 दिन से दादी से नहीं मिली हूँ। फिर किसी दिन लंच पर चलूंगी आपके साथ। ओके, जिस दिन तुम फ्री होगी मुझे बता देना। अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय। आप भी अपना ख्याल रखना। बाय। सिया चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली। सैम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और वह वहां से अपनी गाड़ी लेकर चला गया। सिया अपना लहंगा संभालते हुए घर के अंदर बढ़ गई। इधर राघव अपने कमरे की बालकनी में बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहा था और साथ में सिगरेट पी रहा था। बार बार सिया का मुस्कुराता चेहरा
उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। एक तरफ सिया को खुश देखकर वह खुश था और दूसरी तरफ उसे सैम के साथ देखकर दिल में एक दर्द और तकलीफ भी थी जो वह समझ नहीं पा रहा था और इसी तरह बेचैन सा था। सिया को अपने साथ देखने की दिल में एक तमन्ना सी जागी थी। ना चाहते हुए भी मुझे सिया से प्यार हो गया है। जिस लड़की से इतनी नफरत करता था उसे एक पल भी खुद की नज़रों के सामने बर्दाश्त नहीं करता था, आज उसी ने दिल में एक मुकाम हासिल कर लिया है और दिल में बस गई है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं सिया से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी और की होने वाली है। उसका ख्याल भी दिल में नहीं रखना चाहिए। फिर भी मेरा दिल ये सब मानने के लिए तैयार नहीं है। राघव मन ही मन बोला और वहीं पड़ी चेयर पर बैठ गया। दादी, आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, वरना नहीं जाता। लेकिन जल्दी ही आ जाऊंगा। राघव अपने मोबाइल फ़ोन में मेल चेक करते हुए बिना सामने देखे ही बोला। अब आपको हमारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है राघव, क्योंकि हमारा ख्याल रखने के लिए सिया जो आ गई है। गायत्री चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली। उनके इतना बोलते ही राघव ने गर्दन उठाकर सामने देखा। सिया गायत्री देवी को नाश्ता करवा रही थी। एक पल के लिए राघव की नज़र सिया पर ठहर सी गई। ठीक है दादी, फिर मैं निकलता हूँ। दोपहर के खाने पर आपसे आकर मिलता हूँ। अपना ख्याल रखना। राघव ने इतना बोला और एक नज़र सिया पर डालकर वहां से निकल गया। राघव के जाने के बाद सिया ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वह जा चुका था। क्या हुआ सिया, पीछे क्या देख रही हैं आप? कुछ नहीं दादी, आप नाश्ता करिए, उसके बाद आपको दवाई भी लेनी है। सिया गायत्री देवी की दवा देखते हुए बोली। सिया, हम सोच रहे थे कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी, गायत्री उदास होते हुए बोली। सिया ने गायत्री का उदास चेहरा देखा और चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, दादी आप इतनी उदास क्यों हो रहे हैं? जब भी आप मुझे याद करा करेंगी एक फ़ोन कॉल कर देना और मैं आपसे मिलने चली आया करूंगी। और वैसे भी तब तक शायद आपको आपकी बहू मिल जाए, फिर आप मुझे याद नहीं करेंगी। हम आपको अपने राघव की पत्नी बनाना चाहते थे, सोच ही रहे थे, लेकिन उससे पहले ही आपकी सगाई हो गई। इतना बोलकर गायत्री चुप हो गई, लेकिन सिया के दिल में हलचल पैदा होने लगी। दादी मुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन क्यों? मैं तो कोई इतनी खास लड़की भी नहीं हूँ। क्या राघव को इस बात के बारे में पता है? कहाँ खो गई सिया बेटा? गायत्री के इतना बोलते ही सिया अपनी सोच से बाहर आई और बोली, कहीं नहीं दादी, आप अपनी दवा ले लीजिए, फिर मैं आपको बाहर लॉन में लेकर चलती हूँ। इधर राघव अपनी गाड़ी में लैपटॉप में बैठा गायत्री और सिया की लाइव फुटेज देख रहा था। उसे गायत्री देवी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। राघव ने अपना सिर सीट की बैग से टिकाया और आंखें बंद कर ली गई। सिया गायत्री देवी के साथ लॉन में बैठी थी। उसी वक्त वहां आरव आया और सिया को देखकर खुश होते हुए उनके पास पड़ी चेयर पर बैठ गया और बोला, उम्मीद नहीं थी सिया तुम आज घर आओगी। तुमने तो सरप्राइज ही दे दिया। दादी का ख्याल रखने के लिए मुझे तो आना ही था और दादी को मेरी जरूरत थी। 3 दिन से सगाई की तैयारियों में बिजी थी, इसलिए दादी का ख्याल रखने के लिए नहीं आ सकी। अब जब तक दादी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं रोज आया करूंगी। वो तो ठीक है सिया, लेकिन मेरे दिल में एक बात आ रही थी जो मैं तुमसे पूछना चाहता था। हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुम? सैम भैया को तुम पसंद करती थी और सैम भैया भी तुम्हें पसंद करते हैं, इस बात को तुमने हमसे छिपाया क्यों था? मेरे बर्थडे वाले दिन भी तुम सैम भैया के साथ थी, फिर भी तुमने हमें ये बात नहीं बताई और अपनी सगाई के ठीक 2 दिन पहले हमें ये बात पता चली। ऐसा क्यों? इतना बोलकर आरव चुप हो गया और जवाब के इंतजार में सिया की तरफ देखने लगा। सिया आरव और गायत्री देवी की तरफ देखकर बोली, आप लोगों को बताना चाहती थी, लेकिन फिर ठीक नहीं लगा बताना। सोचा था सगाई से 1-2 दिन पहले ही बताऊंगी आप लोगों को, इसलिए नहीं बताया था। और ऐसी कोई वजह नहीं है आरव जैसा तुम सोच रहे हो। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तुम माइंड मत करना प्लीज। इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं है, मैं मुस्कुराते हुए बोली। आरव, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? जिस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ते हो वहाँ पता करके मुझे बता सकते हो? सोच रही हूँ मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ। पता करने में क्या है, मैं तुम्हें ऐसे ही सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन तुम आज या कल जब भी फ्री हो
मुझे बता देना। मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी लेकर चलूँगा और तुम खुद से देख लेना वहाँ जाकर। ठीक है, फिर कल तुम मुझे अपनी यूनिवर्सिटी लेकर चलना। सिया चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर बोली, जो हुक्म, और मैं तुम्हें अपने दोस्तों से भी मिलवा दूंगा ताकि यूनिवर्सिटी में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। आरब मुस्कुराते हुए बोला, सिया आप अंदर जाकर एक बार देख लीजिए खाना बनने लगा है या नहीं, क्योंकि राघव 1 बजे तक घर वापस आ जाएगा। जी दादी, सिया मुस्कुराकर बोली और वहां से उठकर अंदर चली गई। आरब, हमें ऐसा लगता है राघव के दिल में सिया के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगी है। सिया के जाते ही गायत्री आरब से बोली, आपको ऐसा क्यों लगा दादी? क्योंकि जैसे सुबह राघव सिया को देख रहे थे, हमें उनकी आंखों में सिया के लिए कुछ नजर आया जो हम समझ नहीं सके। दादी, मुझे भी कल सिया की सगाई में भाई को देखकर ऐसा ही कुछ लगा। भाई कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाते। जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तब अक्सर सिगरेट पीते हैं। लेकिन कल जब सिया और सैम की सगाई की रस्म चल रही थी, उस वक्त भाई वहां से बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद मैं उन्हें ढूंढते हुए बाहर आया तो देखा भाई सिगरेट पी रहे थे। दादी, अगर अब भी ऐसा हो जाए, भाई सिया से प्यार करने लगे, तो अब भी बात बन सकती है, क्योंकि सिया की सगाई हुई है, अभी शादी नहीं। आरब खुश होते हुए बोला, बात तो आपकी सही है आरब, लेकिन बात यहाँ सिया की भी है। सिया खुद सैम को पसंद करती है। अगर पसंद ना करती तब हम कोशिश करते, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। हाँ, आपकी बात सही है। अब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। बस इंतजार उस दिन का कर सकते हैं जिस दिन भाई खुद आगे बढ़कर सिया से अपने दिल की बात कहेंगे। सिया को आता देख आरब चुप हो गया और खड़ा होकर बोला, दादी, मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन रात होने से पहले घर आ जाना। ओके दादी, बाय। बाय, गायत्री देवी मुस्कुराते हुए बोली तो आरब वहां से चला गया। खाना बन रहा है दादी, राघव के आने तक बनकर तैयार हो जाएगा। आप आइए, मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ। सिया हाथ में तेल की कटोरी लेकर आई और वहीं पड़ी टेबल पर रख दी और गायत्री देवी के सर में तेल से मालिश करने लगी। इधर मीटिंग खत्म होने के बाद राघव अपने केबिन में बैठा घर की फुटेज देख रहा था, जिसे देखते हुए राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सिया गायत्री देवी के साथ बैठी बातें कर रही थी, जिन्हें सुनकर गायत्री देवी मुस्कुरा रही थी। अपनी दादी को खुश देखकर राघव बैठा भी मुस्कुरा रहा था। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और केबिन से बाहर निकल आया। दादी, आपके लिए खाना लगवा दूं, फिर आपको अपनी दवा भी लेनी है। इतनी दवाई खाकर तो हमारा पूरा मुंह ही खराब हो गया है। अब हमें कोई दवा नहीं खानी है। गायत्री देवी बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, जिसे देखकर सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगर आप दवा नहीं खाएंगी तो फिर ठीक कैसे होंगी? मेरी शादी में आपको जमकर डांस करना है, इसलिए जल्दी से आपको ठीक होना होगा, और ठीक होने के लिए रोज टाइम पर दवा लेनी होगी। राघव आते ही होंगे, आप मीना से बोलकर खाना लगवाइए। तब तक हम अपने रूम में होकर आते हैं। जी दादी, इतना बोलकर सिया किचन में चली गई और गायत्री देवी अपने रूम में। सिया ने मीना की मदद से डाइनिंग टेबल पर खाना लगवाया और बाहर लॉन की तरफ बढ़ गई। वह जैसे ही बाहर आई, अचानक से सामने से आ रहे राघव से टकरा गई। इससे पहले सिया गिरती, राघव ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ लिया, जिससे सिया राघव के सीने से आ लगी। कल से जो बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, सिया के सीने से लगते ही वह बेचैनी खत्म हो गई और दिल को कहीं ना कहीं सुकून मिल गया। सिया ने अपना चेहरा उठाकर राघव की तरफ देखा। वह सामने खड़ा देख रहा था। एक हाथ सिया की कमर में अभी भी डाल रखा था। सिया ने राघव के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसका हाथ अपनी कमर से हटा दिया और उससे अलग होकर पीछे हो गई। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं आपको, वह नजरें चुराते हुए इधर उधर देखते हुए बोली। राघव ने बदले में कुछ नहीं कहा और वहां से अंदर चला गया। इस रावण को क्या हुआ? सुबह से मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? सिया राघव को जाता देखकर धीरे से बड़बड़ाई और आगे बढ़ गई। दादी कहाँ है मीना? राघव लिविंग रूम में नजर दौड़ाकर इधर उधर देखते हुए बोला। दादी अपने कमरे में है भैया, आपका ही इंतजार कर रही थी। खाना लगा दिया है, आप दादी को ले आइए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। मीना पानी का जग डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोली।
ठीक है, इतना बोलकर राघव गायत्री देवी को लंच के लिए लेने चला गया और इधर सिया लॉन में लगे पौधे के पास नीचे बैठी थी और किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसी वक्त सिया का फोन गनगनाया। सिया ने हाथ में लिया फोन देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मीना, सिया को भी बुला लीजिए लंच के लिए, गायत्री देवी लंच के लिए बैठते हुए बोली। उनके इतना बोलते ही राघव ने गायत्री देवी की तरफ देखा और बिना कुछ बोले ही चेयर खींचकर बैठ गया। जी दादी, आपने मुझे बुलाया? थोड़ी देर बाद सिया ने वहां आकर पूछा। हाँ, वो हम आपको लंच के लिए बुला रहे थे। आ जाइए और हमारे साथ लंच कर लीजिए। सिया ने एक नज़र वहां बैठे राघव की तरफ देखा और बोली, दादी मुझे भूख नहीं है, आप खाइए। उसके इतना बोलते ही राघव ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। खाने का वक्त हो गया है सिया, जिद मत कीजिए और हमारे साथ बैठकर लंच करिए। दादी, आप मेरी फिक्र करती हैं, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ बैठकर खाना खा सकूं। जब तक मैं इस घर में हूँ, यहाँ का पानी भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतरेगा। कल से अपने लिए घर से खाना लेकर आया करूँगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे सच में भूख नहीं है। आप लोग खाइए। सिया ने राघव की तरफ नजर उठाकर देखा, जो उसे ही देख रहा था, और फिर वह वहां से वापस लॉन में चली गई और राघव अपने हाथ की मुट्ठी भींच कर रह गया। सिया वहां से बाहर लॉन में आ गई और जहां पहले बैठी थी वहीं आकर बैठ गई और बड़बड़ाते हुए बोली, इतनी भी नासमझ नहीं हूँ जो पिछली बातों को भूल जाऊं। कैसे जलील करके खाने से उठाया था, अभी तक याद है मुझे। अगर भूख से मर भी रही होंगी तब भी इस रावण के घर से कुछ नहीं खाऊंगी। गायत्री देवी ने वहीं बैठे राघव की तरफ देखा, जो अभी तक ऐसे ही बैठा था, और देखकर बोली, आप खाना खाइए राघव। सिया का हमें पता है, वो बहुत ही खुददार लड़की है। एक बार उसने जो बोल दिया वो करके ही रहती है। दादी, ये कितनी अजीब लड़की है, इसकी बातें और हरकतें मुझे समझ नहीं आती। आपने देखा कैसे बात करके गई है। आप सिया को छोड़िए और खाना खाइए, गायत्री देवी ने राघव को गुस्से में देखकर कहा और उसकी प्लेट में खाना निकालने लगी। खाना खाने के बाद राघव अपने रूम में आया और बालकनी में आकर खड़ा हो गया, जहां से बाहर लॉन में बैठी सिया उसे दिखाई दे रही थी। कितनी भूख लगी है, सुबह भी ठीक से नाश्ता नहीं करके आई थी। अभी तक तो 1 बजा है, शाम के 7 बजे तक भूखे पेट कैसे रहूंगी। एक काम करती हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर चाय की जो स्टॉल है वहीं जाकर चाय और समोसा खाकर आती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा, सिया सोचते हुए बोली और उठ खड़ी हुई। वह गेट के पास आई और गार्ड से बोलकर बाहर चली गई। राघव ने सिया को बाहर जाते देखा तो वह भी फौरन रूम से बाहर आया और मेन गेट पर खड़े गार्ड से पूछा, सिया कहाँ गई है? सिया मैडम यहीं बाहर तक गई हैं, बोल कर गई हैं 10 मिनट में आ जाएंगी, गार्ड ने सिर झुकाकर राघव को बताया। गार्ड की बात सुनते ही राघव गेट से बाहर आया। सड़क पर एक तरफ जाती उसे सिया नजर आई। वह भी सिया के पीछे बढ़ गया। 10 मिनट चलने के बाद सिया चाय की स्टॉल पर आकर रुकी और अपने लिए एक कप चाय का बोलकर वहीं पड़ी चेयर पर आकर बैठ गई। चाय की स्टॉल से थोड़ी दूर खड़ा राघव उसे ही देख रहा था। सिया को चाय समोसा खाते देखकर वह वापस पलट गया। कहाँ गई थी तुम? थोड़ी देर बाद जैसे ही सिया ने घर के अंदर कदम रखा, राघव की आवाज़ सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए और सामने खड़ा उसे राघव नजर आया। कहाँ गई थी तुम? 1 घंटे से दादी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, लेकिन तुम अब आ रही हो। राघव खड़ा होकर सिया के पास आकर बोला। घर नहीं गई थी, यहीं बाहर थी, गार्ड को बताकर गई थी। सिया राघव के चेहरे पर नजर जमाकर बोली, गार्ड इस घर का एक मामूली सा नौकर है, उसे बताने की बजाय तुम्हें दादी या मुझे बताकर जाना चाहिए था। दादी और आप खाना खा रहे थे, इसलिए नहीं बताया। ड्यूटी टाइम है, तुम ऐसे घर से बाहर नहीं जा सकती, ये बात रूल के खिलाफ है। मुश्किल से 10 मिनट के लिए गई थी, और ऐसी कौन सी कयामत आन पड़ेगी जो मैं ड्यूटी टाइम में बाहर नहीं जा सकती? सिया गुस्से से बोली, जितना भी चाह रहा हूँ तुमसे कम से कम उलझूं, उतना ही तुम ओवर होती जा रही हो। प्यार से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम हर बात का गलत मतलब निकाल रही हो। राघव गुस्से से दांत भींच कर बोला और सिया की कलाई पकड़ ली। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, राघव उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया।
ऐसे कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? छोड़िए मेरा हाथ। सिया राघव के पीछे जाते हुए बोली, लेकिन उसने सिया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उसे अपने रूम में लेकर आया और उसकी कलाई छोड़ दी। यहाँ क्यों लेकर आए हैं मुझे? सिया राघव के रूम में नजर डालते हुए बोली। राघव ने उसकी तरफ देखा तो वह गुस्से में खड़ी उसे ही घूर रही थी। वह हिम्मत करके बोला, उस दिन मैं गुस्से में था और गुस्से में ही ना जाने मैंने तुम्हें क्या कुछ बोल दिया था। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो सब बातें भूल जाओ और चलकर खाना खा लो। ओह रियली? आपको शर्मिंदा होना भी आता है? सिया चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, तुमने खाना नहीं खाया? दादी ने भी ठीक से खाना नहीं खाया और ना ही अभी तक दवाई ली है। मैंने जो कुछ भी बोला था वो सब भूल जाओ और दादी के साथ बैठकर खाना खा लो। मैं खाना खा चुकी हूँ। और रही दादी की बात, उनको मैं खाना खिला दूंगी। आपको दादी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक समोसा और एक चाय में मुझे नहीं लगता तुम्हारा पेट भर गया होगा। राघव ने जैसे ही इतना बोला, सिया का मुंह हैरानी से खुल गया। आप मेरा पीछा कर रहे थे? इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे जो मैं तुम्हारा पीछा करूं। मीना से मैंने बोल दिया है, तुम्हारा और दादी का खाना उसने लगा दिया होगा। इसलिए चलकर खाना खा लो और दादी को भी खिला दो। होते कौन है आप और क्यों मैं आपकी बात मानूं? इस घर का मालिक और तुम्हारा बॉस। इस नाते तुम्हें मेरी बात और मेरा हुक्म मानना होगा। राघव सिया के करीब आया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब कर लिया। दादी के लिए काम करती हूँ और उनका ही हुक्म मानना मेरे लिए जरूरी है। सिया राघव की आंखों में देखकर बोली, मेरी मर्जी के बगैर तो मेरे घर में तो क्या, गेट पर भी खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा हुक्म तुम्हें मानना होगा। और अगर तुमने नहीं माना तो फिर मुझे अपना कहा मनमाना बहुत अच्छे से आता है। आप मुझे डरा नहीं सकते। डरा नहीं रहा मैं, बस बता रहा हूँ। राघव सिया की आंखों में देखकर बोला। सिया की आंखों में देखते देखते राघव अपना चेहरा धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब ले जाने लगा, जिसे देखकर सिया की आंखें बड़ी हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। ये आप क्या कर रहे हैं? वह अटकते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली। लेकिन राघव कुछ नहीं बोला और धीरे धीरे अपना चेहरा सिया के चेहरे के करीब कर लिया। सिया ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने होठ एक दूसरे से मिला लिए। उसे ऐसा करता देखकर राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। राघव अपना चेहरा सिया के कान के पास लेकर आया और फुसफुसाते हुए धीरे से बोला, अभी यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो अपना काम पूरा भी करना आता है मुझे। और तुमने अपने होठ जो एक दूसरे से मिला लिए हैं, इन्हें अलग करके अपने होठों की कैद में लाना भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। बोलते हुए राघव के होठ सिया के कानों को छू रहे थे, जिनकी छुअन से सिया के पूरे जिस्म में कपकपाहट होने लगी। उसने झट से अपनी आंखें खोली और राघव के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे पीछे की ओर धकेल दिया और वहां से भागकर बाहर आ गई। उसे भागते देख राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तुमसे कैसे अपनी बात मनमानी है, बहुत अच्छे से पता है मुझे। अब तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। राघव मनी मन बोला और रूम से बाहर आ गया। सिया ने राघव के रूम से आकर सीधा लिविंग रूम में आकर दम लिया और सीने पर हाथ रखकर अपनी बढ़ती धड़कनों को सामान्य करने लगी। जितना खतरनाक मैं इस रावण को समझती थी, यह तो इतना ही साइको और खतरनाक है। कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। जब तक सिया तू यहाँ है, इससे दूर रहने में ही तेरी भलाई है। और फिलहाल तो तू दादी के साथ बैठकर लंच कर ले। सिया खुद से बड़बड़ाते हुए बोली और गायत्री के रूम में उनको बुलाने चली गई। दादी, आप यहाँ हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। सिया गायत्री के रूम में आकर मुस्कुराते हुए बोली। आपको कोई काम था हमसे? गायत्री अपने हाथ में ली किताब टेबल पर रखते हुए बोली। मीना ने मुझे बताया आपने खाना नहीं खाया है। ऐसा क्यों दादी? अगर आप खाना और दवाई नहीं खाएंगी तो फिर ठीक कैसे होंगी? राघव और आरव आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब वो दोनों आपको इस हालत में देखेंगे तो उनको कितना दुख होगा। प्लीज दादी, चलकर खाना खा लीजिए। सिया गायत्री देवी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली। हमें अच्छा नहीं लगा
आप ऐसे चली गई थी, इसलिए हमारा भी मन नहीं हुआ और हम अपने रूम में आ गए। इतनी सी बात के लिए आप रूम में आ गईं। अगर मैं भी आपके साथ बैठकर लंच करूं, तो क्या तब भी आप खाना नहीं खाएंगी? सिया बच्चों के जैसे मुंह बनाकर बोली। आप हमारे साथ बैठकर लंच करेंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। तो फिर ठीक है, चलिए हम दोनों चलकर खाना खाते हैं दादी। सिया मुस्कुराकर बोली और गायत्री देवी को अपने साथ लेकर डाइनिंग टेबल के पास आई, जहां मीना ने पहले से ही खाना लगा दिया था। ऊपर खड़े राघव ने सिया और गायत्री देवी को साथ में लंच करता देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।